हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई है। बेसिकली आप जानते हुए होंगे HPCIL, मतलब कि आपने बार का नाम सुना होगा, BARC, मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिकली ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। आपने कुछ कंपनियां जैसे कि इसरो हो गया, बार्क हो गया, DRD हो गया, इस लेवल की कंपनी का नाम सुने हो, तो उसी लेवल की कंपनियां में जो है ये NPCIL जो है आती है। बेसिकली NPCIL जो है बार्क से ही एफिलिएटेड है, मतलब कि बार्क का ही एक ब्रांच है, ठीक है। और ये ब्रांच से जो है आपका जो है आप ये वैकेंसी रिलीज होकर आई है, और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो यदि आप कोई भी ग्रेजुएट है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से किया हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो टेक्निकल से किया हो, बल्कि आप जो है किसी भी, जैसे कि बैचलर की कोई किसी भी कोर्स से आपने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी सैलरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, सैलरी भी अच्छी खासी है, और ये एक परमानेंट जॉब है। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब, पता है कि गवर्नमेंट जॉब, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है, और कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ को बेहतर बनाने में सहयोग करती है। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ इंक्रीज इनहेंस हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अलाउंस मिलती है, बहुत सारा अलाउंस मिलता है, जैसे कि हाउस रेंट मिलता है, आपको रहने के लिए मिलता है, फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलता है ना, फिर उसके बाद ट्रैवल अलाउंस मिलता है। कहीं आप जा रहे हो तो आपको जो ट्रैवल के लिए वो यही आपका जो है बजट एक्सपेंस वो उठाता है। उसके बाद जो है आपके लिए जो है क्वार्टर खोज के देता है। उसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए जो है स्कूलिंग जो है वो होता है ना, कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए होता है, तो वो उनका अपना स्कूल होता है, तो उसी स्कूल में दाखिला लेते हैं। या तो आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो वहाँ भी जो है आपका एक्सपेंस ये उठाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी बन निकल कर आई है, जहां आप अपना करियर बना सकते हो, अपना करियर डेवलप कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो आज हम बात करने वाले NPCIL। आई होप दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो है पीछे हो जाओगे सारे स्टूडेंट्स से। तो ठीक है दोस्तों, हम इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, इसका जो रिलीज डेट क्या है ना, इसका जो है लास्ट डेट क्या है, इसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं ना, सारी चीज़ें ए से लेकर के जेड तक, और सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलो चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है कि आपका जो करियर बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होता है, जहाँ बेसिकली न्यूक्लियर मतलब कि पावर जनरेशन होता है, ठीक है। तो पावर जनरेशन के लिए आपका जो है वहाँ पे सिलेक्शन होता है, और आप वहीं पे काम करते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए जो है पहले से प्रिपेयर कर रहे होते, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होते। तो अभी ये हाल ही फिलहाल में वैकेंसी रिलीज हो हुई है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्त, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी अभी आ रही है, क्योंकि अभी चुनाव ख़त्म हो गया है, और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी आ गया है, और नई सरकारें बन गई है, तो कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज हो गया, ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है सारी कंपनियों के कि वो अपने कैंडिडेट को हायर कर सके, तो अपनी वैकेंसी जो हमेशा रिलीज कर रही है। तो आप मेरे साथ बने रहें, साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी वैकेंसी का अपडेट देते रहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NPCIL के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इसके जो है नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात करें तो 5/6/2024 को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट के बारे में बात करें तो ये जो है 25/6/2024 का जो ये इसका लास्ट डेट है। मतलब कि टोटल आपको जो पास जो 20 डे है, 20 दिन है आपके पास, उसी 20 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन या वीडियो अभी आपके पास आया है तो आप अभी ही अप्लाई कर दो, ताकि जो है आपका जो है अब बाद में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे अच्छे से भाव जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे पहला है सहायक ग्रेड 1, तो इसके लिए जो 29 वैकेंसी यहाँ पे
दिखने गया 29 सीट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सहायक ग्रेड 1 विथ एम लिखा, मतलब कि जैसे कि अकाउंटेंट के लिए जो है 17 सीट्स यहाँ पे है। फिर वो सहायक ग्रेड 1 के लिए भी है, तो यहाँ पे 12 सीट है। तो आप जिस के लिए आप फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहे हो, आप जिस पोस्ट के लिए आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसा दिया हुआ है कि PWBD के लिए भी जो वैकेंसी है उसका रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। कुछ सीटें जो हैं उनके लिए स्पेशल रखी गई हैं। अगर आप PWBD से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है और आपका लिए जो है सीट रिजर्व कर दिया गया है, ताकि आप अगर PWBD की कैटेगरी की तरफ से आप अप्लाई करते हो तो आपका जो है सीट सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है अगर PWBD के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हो तो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और उस पोस्ट के लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्त कि अगर यहाँ पे भी बहुत सारे PWBD के लिए ही दिया गया कि आपका कैसा, मतलब आप किस तरह से PWBD में बिलोंग करते हो। जैसे कि आप आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, या तो आप सही से सुन नहीं सकते हो, या तो आपका हाथ काम नहीं करता सही से, या तो आप चल नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर आती है, ठीक है। अब नोट में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी वही दिया गया है PWBD के बारे में कि अगर आपका जो है कम से कम 40% प्रासंगिक निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थी या शारीरिक निःशक्तता वाले वर्ग में विचार हेतु पात्र होंगे। मतलब कि अगर आप 40% PWBD के कैटेगरी में आते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बात करो कि नोटिफिकेशन रिलीज होने की डेट, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट है जो 5/6/2024 से, मतलब कि 5 जून 2024 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म का लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 25/6/2024, 25 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो ज़्यादा नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए वही डेट में, मतलब कि 5/6/2024 से लेकर के 25/6/2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा कर देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो वैसे कैंडिडेट जो OBC से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, या तो SC ST से बिलोंग करते हो, है ना, तो उनको लिए जो है 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। यदि आप वैसे कैंडिडेट, बेसिकली ये 100 रुपया जो है आपको रिटर्न नहीं होगा, मतलब कि गैर वापसी योग्य राशि शुल्क, आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो जो आप ये 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में पे करोगे तो वो आपको रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों, अनुज, शारीरिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों, पूर्व सैनिक, युद्ध करवाई, हत रक्षा कर्मियों से आश्रितों व NPCIL कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो बेसिकली PWBD से बिलोंग करते हैं, या तो एक्स सर्विसमैन है ना, तो ऐसे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को कोई भी पेमेंट आप जमा नहीं करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे छूट दे दिया गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब कौन कौन इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो भी देखो। सहायक ग्रेड 1 के लिए, फिर सहायक ग्रेड 1 मतलब कि जैसे अकाउंटेंट के लिए या सहायक ग्रेड 1 के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे दिया हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कोई भी स्नातक डिग्री। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी स्नातक डिग्री, मतलब कि आपने BA भी कर रखा हो, BSc भी कर रखा हो, BCom भी कर रखा हो, BTech भी कर रखा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप यहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप अपना जो है करियर इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि तक अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा दी है किंतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक उनका परीक्षा फल प्रतिष्ठित है, पात्र नहीं है। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं, या तो वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर, मतलब ग्रेजुएशन का कंप्लीट होने का लास्ट जो एग्ज़ाम होता है वो फाइनल एग्ज़ाम दे चुका है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट भी आ गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। वही अगर आप यहाँ पे वेतन के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे वेतन जो है सहायक ग्रेड 1 का
और सहायक ग्रेड 1, यहाँ सहायक ग्रेड 1 के लिए जो लेवल 4 का आपको जो है वेतन मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको जो है बेसिक सैलरी जो है 25,500 होने वाली है। साथ ही साथ जो है आपका जो है अलावेंस, टोटल अलावेंस मिला करके आपको जो 38,250 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो है सैलरी भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो पोस्ट भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे जो अलावेंस मिलेंगे तो कौन कौन से अलावेंस इसमें इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन से भत्ते इनमें इंक्लूडेड होंगे। जैसे कि परिवहन भत्ता, मतलब कि ट्रैवल अलावेंस, मतलब कि आप यहाँ वहाँ इधर उधर जाते हैं कोई भी काम से तो आपको जो है यहाँ पे पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद छुट्टी यात्रा भत्ता, यदि आप लीव लेते हो, लीव लेकर कहीं घूमने जाते हो या घर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा। फिर आवास किराया भत्ता, तो यहाँ पे यदि आप क्वार्टर लिए हो या तो यदि आप रेंट में रह रहे हो तो आपको जो है जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे आपका जो किराया के तौर पर आपको जो पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। फिर अद्यतन भत्ता वार्षिक, तो मतलब कि ये भी मतलब एनुअल आपको जो है अलाउंस मिलेगा। सब हर वर्ष आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलेगा जिससे आप जो है अपने जो घर का खर्च निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कर्मचारी लाभ व अनुषंगिक सुविधाएं, मतलब छुट्टी नकदीकरण होगा, स्वयं एवं आश्रितों की चिकित्सा सुविधा, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा। जैसे कि आपके ऊपर कौन कौन से लोग जो हैं आप पे आश्रित, जैसे कि मदर हो गया, फादर हो गया, सिस्टर हो गया, वाइफ हो गया, है ना, इसके अलावा और ब्रदर भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग जो है उनका सुविधा यहाँ पे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है ना। संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर शिक्षा सुविधा, मतलब कि आप जहाँ रहते हो ना, जिस टाउनशिप में रहते हो वहाँ पे स्कूल उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, तो ऐसे स्कूल में आपको जो है आपके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने की सुविधा मिलेगा। तो वहाँ पे एजुकेशन एकदम कम फी लिया जाता है, ठीक है। अब संतान शिक्षा सहायता, मतलब वही हो गया कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल के लिए पढ़ा सकते हो। फिर केबल टीवी प्रभावों को प्रतिरोध, मतलब कि आप अगर इंटरनेट लगाते हो, है ना, इंटरनेट लगाते हो या तो आप केबल लगाते हो, मतलब कि डिश लगाते हो, तो ऐसे के लिए आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और अखबार प्रभावों की प्रवृत्ति, मतलब कि अपने घर में या डेली न्यूज पेपर आता है तो उसकी भी पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। कैंटीन इमदाद, मतलब कि अगर आप कैंटीन में खाते पीते हो, कैंटीन में जो आपका जो खाना पीना कैंटीन में ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो वहाँ पे कुछ छूट दिया जाएगा। उसके अलावा यदि आप अपने घर में घर बनाने के लिए या कार खरीदने के लिए, किसी तरह के बिजनेस करने के लिए, तो आप अगर लोन भी लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो लोन भी आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं यहाँ पे अलावेंस मिलते हैं, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, मतलब कि आयु सीमा में छूट की बात करें, तो बेसिकली आपको जो है 21 से 28 वर्ष के बीच में आपका जो एज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 21 से कम एज है आपकी तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, यदि 28 से ज़्यादा एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखो यहाँ पे आप डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे जो है एज में रिलैक्सेशन दिया गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि आगे हम क्या क्या दिया हुआ है। उसके अलावा वही सारी चीज़ें एज से रिलैक्सेशन के आपको जो यहाँ पे नोट्स दिए हो गए हैं कि आप कैसे जो है एज रिलेशन, आप किस तरह से एज रिलैक्सेशन का जो है लाभ उठा सकते हो। जैसे कि यदि आप कोई भी क्रिमिनल कुछ कर चुके हो, या तो आपको जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, तो आर्थिक रूप से कमजोर निधि अनुरुक्त अभ्यर्थियों सरकार द्वारा विविध जाति वर्ग आय संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि यदि आप किसी कास्ट से, स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST से बिलोंग करते हो, है ना, तो आपका जो है अपना एक जाति प्रमाण पत्र होगा, तो जाति प्रमाण पत्र को वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि तैनाती का स्थान, तो आप अगर कहीं भी जो आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, तो इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को NPCIL मुख्यालय मुंबई में तैनात किया जाएगा। तो जो है NPCIL का जो ऑफिशियल जो है प्लेस है मुंबई में है, तो यहाँ पे आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ तो अगर आपको जो है लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इससे ट्रांसफ़र कहीं और करना चाहिए, तो वो भारत के किसी भी स्थान पर जो है आपका जो स्थानांतरण कर दिया जाएगा, आपका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर बात कर लिया जाए कि चयन प्रक्रिया क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो बेसिकली इसमें 3 तरह का प्रोसेस होगा। तो पहला होगा लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद होगा PC पर टाइपिंग परीक्षा,
मतलब कि टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, फिर कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा मतलब कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा। फिर पहले तो प्राथमिक परीक्षा होगा, फिर प्रगत परीक्षा। अब प्राथमिक परीक्षा वैसे परीक्षा है जो कंप्यूटर पर देते हैं। बेसिकली इसमें आएगा जो 25 क्वेश्चन। बेसिकली जैसे सबसे पहले समझ लो कि इसमें जो प्राथमिक परीक्षा में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, है ना, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो बेसिकली जीके, जीएस और करंट अफेयर से आ जाएगा, और 15 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर एग्ज़ाम से आएगा, और 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आएगा। तो आपका जो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है आपको 50 क्वेश्चन के लिए 150 जो यहाँ पे यह परीक्षा एक होंगे, मतलब कि एक ही परीक्षा होगा। ठीक है, 150 घंटे की अवधि की होगी, मतलब कि जैसे यहाँ घंटे नहीं 150 मिनट की हो सकता है दिया होगा, 150 मिनट। ठीक है, मतलब कि 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटा का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। और कुल अंक 01 यहाँ पे दिया हुआ, मतलब एक अंक के लिए आपको यहाँ पे दिया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएंगे, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन सही होता है आपको तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर एक गलत उत्तर होता है तो आपको जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये परीक्षाएं लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के अनुसार अनेक सत्रों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप जैसे जनरल से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है 14% जो है पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 30% जो है पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। 30% मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो है सिलेक्शन हो पाओगे। ठीक है, अगर आप प्रगत परीक्षा में बात करें तो प्रगत परीक्षा भी जो है प्राथमिक परीक्षा के बाद होगा। तो ये बेसिकली देखो जैसे लिखा है, चरण 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चरण 2 प्रगत परीक्षा में भाग लेंगे। मतलब कि जो वैसे कैंडिडेट जो प्राथमिक परीक्षा में पास हो चुके हैं या प्राथमिक परीक्षा में भाग ले चुके हैं, तो वैसे कैंडिडेट ही चरण 2 वाले मतलब प्रगत परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी और अधिकतम 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय वस्तु में संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, मतलब इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, और बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और चारों में से आपका एक का सही लगाना है, जिसमें 25 जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा और 25 जो है क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 30% पासिंग मार्क होगा। यदि आप SC ST या PWBD से बिलोंग करते हो तो बेसिकली आपको 20% मार्क्स आपको क्वालिफाई मार्क्स मतलब कटअप मार्क्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया है, जैसे कि यहाँ प्रथम व प्रगत परीक्षा एक ही दिन में आयोजित होगी। तो जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि या तो प्राथमिक परीक्षा सुबह में होगी और जो है मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में, और प्रगत परीक्षा जो है सेकेंड शिफ्ट में होगी। जैसे देखो इन दोनों के बीच में जो है 30 से 120 मिनट तक का अंतराल गैप दिया जाएगा, जिसमें आप जो है इस अंतराल के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। साफ साफ शब्दों में क्या गया कि ये 2 परीक्षा होगा, दोनों जो एक ही दिन में परीक्षा होगा। एक ही दिन में मतलब कि प्राथमिक परीक्षा सुबह हो सकता है प्रथम शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, या तो आप प्रगत परीक्षा जो है सेकेंड शिफ्ट में होगा। इन दोनों के बीच जो है 30 से 120 मिनट का गैप होगा, मतलब कि 2 घंटे का गैप दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये 2 घंटे गैप में जो है कैंडिडेट को बाहर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड 2 परीक्षा का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जबकि अभ्यर्थी ने चरण 1 का परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। मतलब कि आपका सेकेंड शिफ्ट का परीक्षा का जो है कॉपी तभी चेक होगा जब आप जो है पहले एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कौशल परीक्षा मतलब कि आपका यहाँ पे टाइपिंग परीक्षा दिया हुआ है पहले। ठीक है, इस यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल टाइपिंग कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया। तो देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आपको जो है जब आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल होते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है टाइपिंग का एग्ज़ाम जो करना पड़ता है। तो टाइपिंग की परीक्षा में जो है आपको 300 शब्द का एक लेटर दिया जाएगा। इस शब्द में जो इस लेटर में जो है बेसिकली आपको 10 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट में जो है
जैसे कि यहाँ पे परीक्षा की अवधि 10 मिनट होगी और बेसिकली 10 मिनट में जो है आपको 300 शब्दों का लेटर लिखना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपने मन से नहीं लिखना पड़ेगा, वो एक लेटर देंगे, ऐसा लेटर देंगे, उसको जो कॉपी करना है। तो आप 10 मिनट के भीतर कितने भी अच्छे कॉपी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो आप बेसिकली ये रहा हमारा जो है आज का कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन का लिस्ट। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको यहाँ देखो, यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेटवेट गेटवेट पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जाओगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना, और जब ये पढ़ लोगे तो उसके बाद आप जो है अप्लाई कर देना। यदि आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये एक नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन जो ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती है, हर चीज़ अच्छा होता है और आपका करियर जो है बन जाता है। और आप एक बार जो एलिजिबल होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी जनरेशन एक अच्छे लाइफ में जीते हैं। आपके पेरेंट्स की जो लाइफ अच्छी हो जाती है, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। एक तरह का बोझ सर से करियर का बोझ सर से हट जाता है कि हमें कुछ पाना है, कुछ करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो जाते हो। आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो ये फॉर्म भरना चाहते हो तो भर दो। अगर आप लेट करोगे तो ये इस वेबसाइट पर ज़्यादा ही क्रश हो जाएगा और स्लो चलने लगेगा। तो आई होप दोस्तों मैं तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।